गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप कहाँ चले गए थे सैटरडे को, संडे को और मंडे को। ठीक है, मतलब ना सैटरडे को आप आए, ना आप जो है वो संडे को आए, ना आप मंडे को आए, आज सीधा ट्यूसडे को आए। इतना लंबा 3 दिन का गैप पहले कभी नहीं मारा। अचानक से आपने बगैर नोटिस किए, बगैर सूचना दिए 3 दिन के गैप में कहाँ चले गए थे। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि हमारा एक जो हमारा जो 96 का एमबीबीएस का जो बैच है ना, तो इसके हमारे कई सारे जो है डॉक्टर्स जो हैं उन सब ने जो है वो एक गेट टुगेदर प्लान किया था खजुराहो में, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो एक बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे उन्होंने इसको प्लान किया था। तो हुआ ये कि मुझे जो है, मैं फ्राइडे को तो आया था। फ्राइडे को तो मैंने, आपको ध्यान होगा कि अपन ने जो स्पेशल ऑप्स बैच का एक वीडियो मैंने रिलीज किया था, जिसको हम लोगों ने थर्सडे को इवनिंग में हमने रिकॉर्ड किया था। मैंने आपने फ्राइडे को रिकॉर्ड, पता नहीं थर्सडे या फ्राइडे को रिकॉर्ड किया, थर्सडे को रिकॉर्ड किया होगा, तो एक वीडियो रिलीज किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सैटरडे को जो है, चूंकि मेरा टिकट जो था ट्रेन का, मैं ट्रेन से गया। और बताऊं मैं आपको कि मैं ना सरप्राइजिंगली मौका ही नहीं लगा, एक्चुअली मौका ही नहीं लगा। मैं 15 साल के बाद ट्रेन में सफ़र किया। मैं कितना 15 साल के बाद मैं ट्रेन में सफ़र किया, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा था वहां पर या तो कार से जा रहा था मैं, या दूरी अधिक थी तो फ्लाइट से जा रहा था, ताकि टाइम थोड़ा सेव हो सके। ठीक है, तो मौका कभी लगा ही नहीं, ऐसी कोई जगह गई नहीं। लेकिन अभी बैचमेट्स ने बोला कि नहीं भाई, खजुराहो में जो है वो हम एक गेट टुगेदर रख रहे हैं, और सारे के सारे जो कोर ग्रुप होता है ना, हर क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, तो 40-50 लोगों का हमारा एक कोर ग्रुप है। तो वो सबका सब खजुराहो में मिल रहा था। तो सारे लोग चाहे मेरा बैचमेट जो अमनदीप, जो डीआईजी है राजस्थान के अंदर, पुलिस में, राजस्थान पुलिस में डीआईजी है, वो भी आया। मेरा एक बैचमेट जो एमएलए है वो भी वहाँ आया। मेरे बैचमेट जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, फॉरेन में है, वो सब भी वहाँ पर आए। ठीक है, तो मुझे भी जाना जरूरी था। तो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे की कोई ट्रेन होती है, उसके लिए अब हम तो क्या है, हमको तो हैबिट जो है वो फ्लाइट वाली है। 1 घंटा पहले पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे 5 बजे कि भैया चेक इन वेकिन क्या, आपको भी भूल गए। सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि तब ट्रेन में सफर नहीं किया 15 साल से, तो दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं भाई, 15-20 मिनट पहले जाओगे तो भी ट्रेन में बैठ जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, पर क्यों रिस्क ले, सामान रहता है तो जो भी, ठीक है, पहुंच गए पहले। तो सैटरडे के दिन रिकॉर्डिंग, फिर ट्रेन का सफर इतना लंबा था कि 6 बजे से लेकर जो है वो कुर्सी चेयर कार वाला था, 12:30 1 बजे जो है खजुराहो पहुंचे। जब खजुराहो पहुंचे 1 बजे, तो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे जो भी अपना जो बैच का जो वेलकम होता है वो सब होता है, तो उसको करते करते पूरा सैटरडे का पूरा दिन निकल गया। रात को लेट नाइट तक पार्टी चलती रही उसमें। तो संडे को सो के उठे तो 10 बजे सो के उठे, और उसके बाद फिर संडे को फिर वो मंदिरों का विजिट, वो सब कुछ था वहाँ पे, वो किया। तो इस दौरान मुझे वक्त ही नहीं मिला। मंडे को जब मैं यहाँ आया, तो मतलब मंडे को आने के बाद मैं इतना थका हुआ था कि मंडे को मैं देर तक सोता रहा। उसके बाद फिर फेस्टिव टाइम था, कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो रिलेटिव के पास गए ना, मतलब सिस्टर इन लॉ के पास गए, अलग अलग जगह गए। तो मतलब दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहा, तो मैं 3 दिन नहीं मिल पाया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, कि मतलब मुझे, मैं जितना कंटिन्यूटी में हूँ, लेकिन कभी कभी मानो जिंदगी में एक ब्रेक भी जरूरी होता है। मतलब इतने दिन हो गए ना, तो कभी कभी अब आज से मैं तुमसे मिलने आया तो एक अलग तरह का जोश है कि नहीं भाई, बच्चों से बहुत दिन से नहीं मिले, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इसको देखते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन को, उनसे बहुत दिन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, मैंने एक बात गौर की, मैंने जब खजुराहो के टेम्पल्स को देखा, मैंने 1100 वर्ष पुराने, 1100 वर्ष पुराने हैं, 1100 नहीं था, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तकरीबन सन 1000 या 1100 बने वो, मतलब 1000 साल से भी ऊपर उनको हो चुका है। 1000 साल से भी ऊपर जो है वो उन टेम्पल्स को हो चुका है, लेकिन आज भी वो वैसे के वैसे रखे हैं। पत्थर पे जो कार्विंग किया, जो काम किया है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। ठीक है, मतलब आज के ज़माने में मशीनों से भी उतना अच्छा काम करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, और इतने सलीके से लगाना। आज बिल्डिंग है 50 साल, हमने अपना बायोमेंटस कमांड सेंटर बनाया, नीचे से कभी पानी आ रहा है बेसमेंट में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी प्लास्टर का एक फ्लैप निकल रहा है। मतलब आज के ज़माने का कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुअर है एज कम्पेयर टू दैट टाइम। पत्थरों से कंस्ट्रक्शन होता था उस समय, और क्या ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन वो किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में यदि वैसा कंस्ट्रक्शन करना हो ना, तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो इसी पैसे को यदि हम कैलकुलेट करें, तो पहले के राजा महाराजा जो है वो बहुत पैसा खर्च करते थे उसमें। तो मेरे एक दोस्त ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया उस समय हम जब घूम रहे थे टेम्पल प्रमाइसेस में, कि ये इतना बड़ा क्यों बनाया। तो मैंने उनको बताया कि देखो, जो इकोनॉमी की जितनी मुझे समझ है, जो प्रीमिटिव इकोनॉमी थी ना, वो बेसिकली 2 ही चीज़ों पर बेस्ड थी। एक तो था कि खेती,
खेती एकमात्र तरीका था, खेती हुआ और छोटा मोटा व्यापार हुआ, वो तरीका था एक कि भाई अर्निंग का। इसके अलावा बाकी पब्लिक को काम क्या मिले? यदि पब्लिक के पास काम नहीं होगा तो राजा ने जो पैसा अर्न किया, टैक्स में जो पैसा लिया, उसका वो क्योंकि ना बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का सिस्टम था उस समय, ना बहुत सारे मतलब क्या लगा दे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्या काम कर दे ऐसा जो उस समय की। यदि आप देखो ना 1000-1200 वर्ष पहले जाओ और उस समय की टेक्नोलॉजी को देखो आप, उस समय उनके पास क्या था जिससे कि वो सब कुछ लगा के मतलब क्या इंफ्रा में लगा दें उनके। अभी तो हम तमाम तरह के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें हम पैसा लगा रहे होते हैं। तो उस समय जो स्थापत मंदिर कला, जो स्थापत्य कला थी, जो मंदिर के निर्माण की जो आर्ट था ना, उसी को प्रमोट किया उन्होंने, जिसमें कि लोगों को लग सके और लोगों को खाने को कुछ मिल सके। देखो क्या होता है कि उन्होंने भी, पुराने राजाओं ने भी जो है वो एक काम किया जो आज की सरकारें समझ नहीं पा रही। जो फ्री वीज है, एकदम फ्री वीज है, जो कैसे बांट दिया उठा के ढूंढ के लोगों को, और उनको लोगों को उद्यमशीलता उनकी खत्म करने की जो कोशिश है ना, डिपेंडेंसी को बढ़ाने की जो कोशिश है, वो उस समय के राजा नहीं करते थे। वो कहते थे आप आओ मंदिर बनाने में हेल्प करो, काम करो, और उसके बदले में आपको मजदूरी मिलेगी और उससे अपना घर चलाना। तो बहुत बड़ा हिस्सा जनता का मंदिर बनाने की कला में, अलग अलग कामों में, कुछ पत्थर ही उठा रहे होते हैं, कुछ जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, और कुछ कारीगर जो है वो मेन काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी को बूस्ट, आज भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का तरीका था। आज भी सरकारें बड़े बड़े पुल बनाती है, बड़ी बड़ी योजनाओं को सैंक्शन करती हैं, गड्ढे खुदवाती है मनरेगा प्रोग्राम में, ताकि कम से कम ये है कि लोग काम में लगे रहे, रोजगार चलता रहे। ये पुराने समय की बात है। तो मतलब यदि हम उनके पर्सपेक्टिव में जाके देखें तो हम पाएंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जो पूरा जो आर्ट उस समय का, वो आज भी हमें दिखाई पड़ता है। खैर, अधिकांश मंदिर खंडित हैं, जिनको जो है जब भी आक्रांता है बाहर से, उन्होंने उनमें जो है जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो भी इस्लामिक इन्वेजन उस दौरान हुआ, उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो डैमेज किया गया, जिसके चलते मंदिरों में पूजा, एक आध मंदिर छोड़ के वहाँ पे पूजा जनरली होती नहीं, क्योंकि मंदिर एक बार खंडित हो जाए तो उसमें पूजा की नहीं जाती। लेकिन सब अद्भुत है। मतलब सूरज की पहली किरण आएगी तो अंदर मंदिर के अंदर दिखाई पड़ेगी, उठ के बाकी सब अंधेरा रहेगा, मूर्ति के ऊपर उजाला दिखाई पड़ेगा। मतलब वो जो एंगल से उनको सेट करना, सब कुछ देखना बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। ठीक है, अब चूंकि अब आप बोलोगे सर आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अरे गाइड था, सब कुछ था, लेकिन क्या था वहां पे उस दिन वीआईपी मूवमेंट था। उस दिन वहां पे वीआईपी मूवमेंट था, मन की बात का भी कुछ चल रहा था, मंत्री को सीएम का मूवमेंट था, तो कैमरे मैमरे कई सारी चीजों में बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे थे वो लोग, इसलिए बहुत सारा रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ भी ज्यादा किया नहीं। ठीक है, खैर लेकिन मैंने देखा कि मैं जब भी कभी मैंने एक बात गौर की, आपको तो मजे की बात, जो मूर्तियां बनी है वो कम से कम जो है वो सन 1100, मतलब आज के 1000 साल से पुरानी है। मूर्तियों में मुझे मेरे गाइड ने दिखाया, सर देखिए सर, इसमें एक मूर्ति में एक जो है वो लेडी है, उसके पर्स टंगा हुआ है। के बोले आप इस पर्स का डिजाइन देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि जो आज के आधुनिक पर्स है वैसा डिजाइन ये पहले बना चुके थे? फिर आप देखिए इनके श्रृंगार को, देखिए इनके वो जो मिरर हाथ में रखे हैं वो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इन मिरर को देखिए, चेहरा और बड़ा दिखाई पड़ता है इनमें। इन मिरर को देखिए, इनके मिरर हाथ में रखे हुए हैं लोग। ठीक है, फिर उसने बताया कि इनके जो मूर्तियां बनी, उनकी दाढ़ी का शेप देखिए, कि मतलब डिजाइनर दाढ़ी जो आजकल लोग रखते हैं ना, कि जो शेप बनाते हैं कि ऐसी दाढ़ी रखेंगे पतला सा, वो तब भी दिखाई पड़ा मूर्ति में। मतलब ये है कि उसका बोला था कि हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से हम जान रहे थे हम। ठीक है, फिर जो खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में जो बात है कि उसमें बहुत सारा जो है वो बहुत सारा जो आर्ट है वो सेक्सुअल है या उसके आसपास है। तो ऐसा मैंने गौर किया कि उसमें केवल कुछ जगह पर ऐसा है जहां पर उसका कोई सिग्निफिकेंस बताया गया है। ठीक है, अदरवाइज पूरा टेम्पल वैसा नहीं है। ठीक है, जो गलतफहमी लोगों के दिमाग में है। तो और वो भी उन्होंने दिखाया कि जो जीवन के जो स्टेजेस दिखाए उन्होंने, लाइफ के अलग अलग स्टेज दिखाए, उसमें एक स्टेज उन्होंने वो दिखाया हुआ है। ठीक है, अब सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। एक ही चीज को दो लोग देखते हैं, दो अलग तरीके से सोचते हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार है ना हम अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार चीजों को जो है वो समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हो सकता है मे बी मैं देखो मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है। ठीक है, एजुकेशन का, हेल्थ का मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, बाकी लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, सबका कि वही ना कि जो आप खोजने जाओगे ना वही आपको मिलेगा, जो आप नहीं खोजोगे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम अपने अंतर्मन को भी जब खोजते हैं तो हमें अंतर्मन से वही निकल के सामने आता है जैसे हम होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे ना, किसी का भी जीवन देखोगे ना आप, तो जीवन में जो भी बड़ा स्थान अचीव किए, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात करें हम, बहुत कुछ छोड़ा उन्होंने भी के
जन्म के साथ ही जो है उनकी माता छूट गई उनकी, के उसके बाद उनके पिता जब शिफ्ट किए, पिता छूट गए उनके, फिर माँ यशोदा और जो है वो भी छूट गए। धीमे धीमे करके जो है मतलब सब कुछ कितना कितना खोया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ जो है वो, तभी वो कृष्ण बने और वो बहुत कुछ पाया उन्होंने। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जीवन में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन जीत जाता है वो। ठीक है, तो आपसे जो सफलता होती है ना, बहुत कुछ मांगती है आपसे, बहुत कुछ मांगती है आपसे वो, और उसके बाद ही वो आपको आप अपने रूप में सामने आपके आती है। हम बैचमेट्स बात कर रहे थे, जैसे कि मेरा एक बैचमेट, उसने गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया हुआ बड़ा सा उसने के। तो उसने इसके अलावा मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जो जो बहुत आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों के। तो जब हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि एक ज़माना था कि जब हम लोग जो है कचौड़ी खाना, कि कचौड़ी खाएंगे, पोहा खाएंगे तो जलेबी नहीं खाएंगे, पोहा खाएंगे तो जो है वो जलेबी खाएंगे तो फिर जो है वो एक आध चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि घर से 5 ही रुपया मिलता था उस समय। कैसे तो भी हम एक दूसरे, हमारा किसी बैचमेट पे मेरा 40 रुपया उधार रहा होगा, उसने 40 रुपये मुझसे मांगा होगा, बोल रहा था तेरा 40 रुपया आज भी उधार है मेरे ऊपर अटके, मेरा किसी, मतलब ऐसे करके हम लोग जो है वो किसी, तो वो जो लाइफ के एक फेज होता है ना, जब हम लोग जो कुछ नहीं थे, हम सारे बैचमेट्स कुछ भी नहीं थे, हम लोग घर से पैसा मंगा के अपना काम किया करते थे भाई, जो भी थोड़ा बहुत है ना, किसी का 40 रुपया उधार हो गया, किसी का 50 रुपया, ऐसी चीज़ें चला करती थी। और कुल मिलाकर जो है कि आज जब देखते हैं ना कि सबके पास सब कुछ है, सब बड़े रिसोर्सफुल है। जब अमनदीप जो वहाँ पर डीआईजी जब आया, तो छतरपुर के आईजी साहब के साथ में वो आया, वो कायदा गाड़ी का कारकेट अलग तरह की जलवा उसका पूरा, जो मेरे फ्रेंड है एमएलए वो आए तो उनका अपना अलग एक पूरा, बाकी जो डॉक्टर्स आए सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ देख के सर इतना अच्छा लग रहा था कि देखो जीवन में कितने सालों के बाद जब हम मेहनत करते हैं तो हम वो सब कुछ पा लेते हैं जो जिसके हम हकदार होते हैं और जो हम डिजर्व भी करते हैं। ठीक है, मेहनत करोगे तो आप डिजर्व भी करोगे। ठीक है, तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि जीवन में है ना, जीवन में जो है ना सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है चलते जाना, लगातार चलते रहोगे तो एक दिन जो है अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे आप। ठीक है, फिर से मैं बोलूँगा कि मैं 2-3 दिन नहीं आ पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी एक पर्सनल स्पेस मेरे को भी चाहिए होता है, और मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता हूँ। मतलब कई चीज़ ऐसी जो मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे बैचमेट्स हैं, मैं उनका आदि वीडियो बनाऊँ, ये करूँ, पता नहीं मुझे उनके सामने प्रोफेशनल होना मुझे अच्छा नहीं लगता है, या कहूँ तो सच बोलूँ तो मैं कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए टीचर। तो मैं मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब अकेले में आपसे बात करता हूँ, स्टूडियो में अकेले में बालकनी में बात करता हूँ, या मेरी वाइफ है, 2-4-5 क्लोज लोगों के साथ बात करता हूँ। तो अदरवाइज मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं पब्लिक प्लेस पे होता हूँ, स्ट्रेंजर के साथ होता हूँ, तो जनरली मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। हालांकि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन पता नहीं अंदर से ही मन नहीं करता कि नहीं यार है ना, किसी मतलब समाओ, मतलब मुझे लगता है कि शायद से ये उतना बेहतर कम्युनिकेशन नहीं जितना बेहतर मैं आपसे 1 to 1 कर पाता हूँ। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते रहेंगे रोज रोज, बाय बाय।